गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने शुक्राणु की संरचना देखी, ठीक है। शुक्राणु की संरचना हमने पढ़ ली थी। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो है oogenesis या अंड जनन, ठीक है। पहले अपन ने शुक्र जनन की प्रक्रिया देखी थी, शुक्र जनन के बाद शुक्राणु की संरचना देखी थी, ठीक है। आज हम oogenesis या अंड जनन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें अंड जनन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया है, उसी को क्या बोलते हैं, अंड जनन। यानी अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या बोलते हैं, अंड जनन। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो अंडाणु है ये कहाँ बनते हैं, ठीक है। तो हमने अंडाशय की संरचना पीछे पढ़ी थी। अंडाशय की संरचना में मैंने आपको बताया था, अंडाणु निर्माण की पूरी प्रक्रिया बता दी थी, ठीक है। कहाँ प्राथमिक पुट्टिका बनेगी, कहाँ द्वितीयक पुट्टिका, परिपक्वन पुट्टिका, ठीक है। सारी चीजें अपन ने वहां पर देख ली थी। तो अंडजनन अंडाशय में, ठीक है, अंडाशय में क्या पाई जाती है, जनन कोशिकाएं। उन जनन कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है, अंडाणु का। तो अंडाशय में जनन कोशिकाओं से अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अंडजनन। अब जनन कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं और अंडाणु कोशिका होती है वो अगुणित होती है, क्योंकि ये जो अंडजनन है या शुक्र जनन है, इस दौरान क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस के कारण गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अंडजनन की प्रक्रिया कहां संपन्न होगी, तो अंडजनन की प्रक्रिया कहां होती है, अंडाशय। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, अंडाशय में संपन्न होती है, ठीक है। दूसरी बात, परिभाषा की बात करें तो अंडाशय में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं और कैसी होती है, द्विगुणित। तो अंडाशय में द्विगुणित जनन कोशिकाओं से मियोसिस के द्वारा यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मियोसिस द्वारा ओवम या अंडाणु, ओवम या अंडाणु बनने की प्रक्रिया, ठीक है, क्या कहलाएगी, अंडजनन। क्लियर बात। अंडाशय में द्विगुणित जनन कोशिकाओं से मियोसिस द्वारा अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है, ठीक है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ये जो अंडजनन की प्रक्रिया है ये प्रारंभ कब होगी, इंपॉर्टेंट चीज है। तो ध्यान रखना, शुक्र जनन की प्रक्रिया प्रारंभ कब हो रही थी, प्यूबर्टी आने के बाद, लैंगिक परिपक्वता आने के बाद शुक्र जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है। यह हमने शुक्र जनन में देखा था। यहां पर देखो, जो अंड जनन की प्रक्रिया है ये कब प्रारंभ होती है, तो अंड जनन की प्रक्रिया भ्रूणीय अवस्था में प्रारंभ हो जाती है, भ्रूणीय अवस्था में। और भ्रूणीय अवस्था में कब, जब भ्रूण 25 सप्ताह का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अंडजनन की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, तो अंडजनन की प्रक्रिया भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ होती है, ठीक है। जब गर्भ के अंदर लड़की होती है और वो लड़की गर्भ में 25 सप्ताह की हो जाती है, यानी भ्रूण जब 25 सप्ताह का हो जाता है तो उसमें अंडजनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। एक बार इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, फिर इसको अपन डिटेल से देखेंगे।
तो भ्रूणीय अवस्था में अंडजनन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब अंडजनन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? जनन कोशिकाओं से। ठीक है, ये जो जनन कोशिकाएं हैं कैसी है? द्विगुणी। इन जनन कोशिकाओं में क्या होंगे? बार बार समसूत्री विभाजन होंगे। ठीक है, बार बार क्या होंगे? समसूत्री विभाजन होंगे। तो किसका निर्माण होगा? उगोनिया का। और ये प्रावस्था क्या कहलाएगी? गुणन। ये प्रावस्था क्या कहलाएगी? गुणन प्रावस्था। तो गुणन प्रावस्था में क्या होता है? जनन कोशिकाएं बार बार समसूत्री विभाजन करके उगोनिया का निर्माण करती हैं। ये जो उगोनिया है ये भी कैसे होंगे? द्विगुणी। अब ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज, ये जो उगोनिया है, जितने भी उगोनिया बनते हैं वो भ्रूणीय अवस्था में ही बन जाते हैं, यानी जन्म के बाद कोई उगोनिया नहीं बनते। ध्यान रखना इस बात को, जितने भी उगोनिया बनने हैं वो कब बन जाते हैं? भ्रूणीय अवस्था में। ठीक है, यानी जन्म के बाद कोई भी उगोनिया नहीं बनता। तो ध्यान रखना, उगोनिया है ये जन्म से पहले ही बन जाते हैं, जन्म से पहले बन जाते हैं। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जन्म के बाद कोई उगोनिया नहीं बनता। जन्म के बाद कोई भी उगोनिया नहीं बनता। क्लियर बात? फिर ये जो उगोनिया है ये उगोनिया क्या करेंगे? वृद्धि। उगोनिया क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वृद्धि प्रावस्था। तो उगोनिया वृद्धि करके किसका निर्माण करेंगे? प्राथमिक ऊसाइट का। किसका निर्माण करते हैं? प्राथमिक ऊसाइट का। अब प्राथमिक ऊसाइट भी कैसे होंगे? द्विगुणित। ठीक है, क्योंकि अभी तक मियोसिस नहीं हुआ है, केवल वृद्धि हुई है। तो उगोनिया द्विगुणित थे, इसलिए प्राथमिक ऊसाइट भी कैसे होंगे? द्विगुणित। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो अंड कोशिका है ये जन्म के समय स्त्री में या लड़की में किस अवस्था में रहेगी? प्राथमिक ऊसाइट अवस्था में। ठीक है, जन्म के समय लड़की में अंड कोशिकाएं किस अवस्था में रहती हैं? प्राथमिक ऊसाइट अवस्था में। ठीक है, ध्यान रखना, इसको लिख देता हूं मैं। जन्म के समय अंडाणु किस अवस्था में रहेगा? प्राथमिक ऊसाइट अवस्था में। इसी अवस्था में रहता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना, ये प्राथमिक ऊसाइट है, ये जन्म के समय रहते हैं। तो जन्म के समय से लेकर के जब तक लैंगिक परिपक्वता नहीं आ जाती, लैंगिक परिपक्वता आने तक अंड कोशिका इसी अवस्था में रहती है। ठीक है, जन्म के समय अंडाणु किस अवस्था में रहेंगे? प्राथमिक ऊसाइट में। ठीक है, और ये प्राथमिक ऊसाइट अवस्था में कब तक रहेंगे? प्यूबर्टी या लैंगिक परिपक्वता आने तक। जैसे ही प्यूबर्टी आ जाती है या लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, ठीक है, इस प्राथमिक ऊसाइट में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
तो ध्यान रखना, भ्रूणीय अवस्था में प्राथमिक oocyte बन जाते हैं और इन प्राथमिक oocyte में मियोसिस फर्स्ट प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, प्राथमिक oocyte में भ्रूणीय अवस्था में ही मियोसिस फर्स्ट प्रारंभ हो जाता है, लेकिन पूर्ण नहीं होता, यानी मियोसिस फर्स्ट प्रारंभ तो हो गया लेकिन ये पूर्ण नहीं हुआ। इसका मतलब ये रुका हुआ है। मियोसिस फर्स्ट क्या है? रुका हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस प्रावस्था में रुका हुआ है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो मियोसिस फर्स्ट है ये प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन अवस्था में रुका रहता है। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन अवस्था में रुका रहता है। बात समझ में आ रही है? दोबारा से देखना, जन्म के समय लड़की में अंडाणु किस अवस्था में रहेंगे? प्राथमिक oocyte अवस्था। ठीक है, प्राथमिक oocyte अवस्था में कब तक रहेंगे? लैंगिक परिपक्वता आने तक या प्यूबर्टी आने तक। प्यूबर्टी आने तक अंडाणु है वो प्राथमिक oocyte अवस्था में रहता है। ठीक है, अब देखो प्राथमिक oocyte से क्या बढ़ता है? द्वितीयक oocyte बढ़ता है। इस प्राथमिक oocyte से क्या बढ़ता है? द्वितीयक oocyte। लेकिन ये द्वितीयक oocyte कब बढ़ेगा? जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। मियोसिस फर्स्ट क्या होगा? पूर्ण होगा, तब प्राथमिक oocyte से द्वितीयक oocyte का निर्माण होता है। लेकिन लड़की में क्या होता है? भ्रूणीय अवस्था में मियोसिस फर्स्ट है, ये प्रारंभ तो हो जाता है लेकिन पूर्ण नहीं होता। पूर्ण नहीं होता मतलब मियोसिस फर्स्ट रुका रहता है। और किस अवस्था में रुका रहेगा? प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन अवस्था में। किस में रुका रहेगा? प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन अवस्था में ये रुका हुआ रहता है। जैसे ही प्यूबर्टी आती है ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी पूर्ण हो जाता है और एक प्राथमिक oocyte से दो द्वितीयक oocyte का निर्माण होता है। एक प्राथमिक oocyte से एक द्वितीयक oocyte का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये एक ही क्यों होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल तो यही ध्यान रखो, जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ एक प्राथमिक oocyte से एक क्या बन जाएगा? द्वितीयक oocyte। द्वितीयक oocyte बन गया, कब बना ये? प्यूबर्टी आने पर। या लैंगिक परिपक्वता आने पर क्या बन गया? प्राथमिक oocyte से द्वितीयक oocyte। अब इस द्वितीयक oocyte में मियोसिस सेकंड प्रारंभ हो जाता है। द्वितीयक oocyte में भी क्या होगा? मियोसिस सेकंड प्रारंभ तो हो जाता है लेकिन पूर्ण नहीं होता। पूर्ण कब होगा? जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, मियोसिस सेकंड भी द्वितीयक oocyte में प्रारंभ तो हो जाता है लेकिन पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण कब होगा? जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है
मियोसिस सेकंड पूर्ण हो जाता है और इस द्वितीय कोसाइड से एक अंड कोशिका या अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, इसका मतलब यदि शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश नहीं करेगा तो मियोसिस सेकंड क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो ये भी रुकेगा। अब ये कौन सी प्रावस्था में रुकेगा, तो ध्यान रखना जो मियोसिस सेकंड है ये मेटाफेज सेकंड अवस्था में रुका रहता है। मेटाफेज सेकंड अवस्था में रुका हुआ रहता है। और यदि निषेचन हो जाता है यानी शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है तो ये मियोसिस सेकंड पूर्ण हो जाता है और अंडाणु का निर्माण हो जाता है। क्लियर बात, समझ में आई? ठीक है, अब हम जो अंड जनन की प्रक्रिया है उसको देखें। तो ये ध्यान रखना शुक्र जनन और अंड जनन में बहुत अंतर है। शुक्र जनन प्यूबर्टी आने के बाद होता है प्रारंभ, और जो अंड जनन है ये भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको एक आरेख के द्वारा आपको समझा। ध्यान रखना सबसे पहले ये मैंने एक द्विगुणित कोशिका ली। कैसी कोशिका ली? द्विगुणित। और इस कोशिका को हमने क्या बोला? मादा जनन कोशिका। मादा जनन कोशिका। मादा जनन कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है। ठीक है, फिर ये जो जनन कोशिका है इस जनन कोशिका में क्या होगा? गुणन। जनन कोशिका में क्या होगा? गुणन। गुणन का मतलब इसमें समसूत्री विभाजन होगा। गुणन हुआ मतलब इसमें क्या हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन से या गुणन से मादा जनन कोशिका उगोनिया का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? उगोनिया। ये जो उगोनिया है ये भी कैसे होंगे? द्विगुणित। ठीक है, सोचिए। ये हमने क्या बना दिया? उगोनिया। ठीक है, उगोनिया भी कैसा है? द्विगुणित है। ठीक है, ये उगोनिया है, ये क्या करेगा? तो उगोनिया वृद्धि करेगा। उगोनिया क्या करेगा? वृद्धि। ठीक है, वृद्धि करेगा और किसका निर्माण करेगा? द्विगुणित प्राथमिक oocyte का। इसका निर्माण करेगा? द्विगुणित प्राथमिक oocyte का निर्माण करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसको। मादा जनन कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? उगोनिया का। इस प्रावस्था को क्या बोलते हैं? गुणन प्रावस्था। उगोनिया से किसका निर्माण होता है? प्राथमिक oocyte का। इस प्रावस्था को क्या बोलेंगे? वृद्धि प्रावस्था। शुक्र जनन की तरह यहाँ पर भी तीन प्रावस्थाएं होती हैं, गुणन, वृद्धि और परिपक्वन। ठीक है, गुणन, वृद्धि और परिपक्वन। तो गुणन में तो क्या होंगे? समसूत्री विभाजन होंगे, वृद्धि प्रावस्था में वृद्धि होगी और परिपक्वन प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन होंगे। ठीक है, तो हमने देखा था ये जो उगोनिया है ये उगोनिया जन्म से पहले बन जाते हैं। जितने भी उगोनिया बनने होते हैं ये उगोनिया जन्म से पहले बन जाते हैं। 2 लाख, 3 लाख या लगभग 4 लाख तक उगोनिया बनते हैं। ठीक है,
लगभग उगोनिया कितने बनते हैं? 4 लाख बनते हैं। फिर ये उगोनिया भ्रूणीय अवस्था में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं और किसका निर्माण करते हैं? प्राथमिक oocyte का। ठीक है, अब ये प्राथमिक oocyte है, इस प्राथमिक oocyte में क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। प्राथमिक oocyte में क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट है, ये कैसा होगा? असमान। मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्रीय विभाजन जो प्रथम है, ये कैसा होता है? असमान होता है। असमान होता है तो 2 असमान आकार की कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। ठीक है, बड़ी कोशिका बनी, इसको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक oocyte। क्या बोलेंगे? द्वितीयक oocyte। और ये जो छोटी कोशिका बढ़ती है, इसको हम प्रथम पोलर बॉडी कहते हैं। प्रथम पोलर बॉडी। पोलर बॉडी को हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय काय। ध्यान रखना, प्राथमिक oocyte में मियोसिस फर्स्ट होता है, ये कैसा होता है? असमान होता है। तो 2 असमान आकार की कोशिकाएं बढ़ती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी कोशिका है, इसमें पर्याप्त कोशिका द्रव्य है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक oocyte। ये जो छोटी कोशिका है, इसमें केवल गुणसूत्र होते हैं, कोशिका द्रव्य नहीं होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पोलर बॉडी या प्रथम ध्रुवीय का। ठीक है, ये तो क्या हो गया? मियोसिस फर्स्ट। अब ये जो द्वितीयक oocyte है, इस द्वितीयक oocyte में क्या होगा? मियोसिस सेकंड होगा। द्वितीयक oocyte में क्या होता है? मियोसिस सेकंड। और ये मियोसिस सेकंड भी कैसा होगा? असमान। कैसा होता है? असमान होता है। तो द्वितीयक oocyte में असमान अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड होता है, तो फिर यहां पर 2 असमान आकार की कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, जो बड़ी कोशिका है, इसको हम ओवम या अंड कोशिका कहते हैं। ओवम या अंड कोशिका कहते हैं। और जो छोटी कोशिका बढ़ती है, इसको द्वितीयक पोलर बॉडी कहते हैं। द्वितीयक पोलर बॉडी या सेकंड ध्रुवीय काय कहते हैं। ठीक है, तो देखो, एक प्राथमिक oocyte से कितने अंडाणु कोशिकाओं का निर्माण हुआ? एक। यहां पर एक क्या बन गई? ध्रुवीय काय बन गई। अब इसकी देखो, ये जो ध्रुवीय काय है, यदि मनुष्य की बात करें तो मानव में इस ध्रुवीय काय में प्रथम पोलर बॉडी में कोई विभाजन नहीं होता और ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, नष्ट हो गई। द्वितीयक oocyte मियोसिस सेकंड हुआ, तो फिर क्या बन गई? द्वितीयक पोलर बॉडी। ये भी कुछ समय बाद क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो अन्य जंतु हैं, मानव के अलावा जो अन्य जंतु होते हैं, उन अन्य जंतु में ये जो प्रथम पोलर बॉडी है, इसमें भी मियोसिस सेकंड होता है और 2 पोलर बॉडी बनती है। तो इससे 2 पोलर बॉडी बन जाती है और एक द्वितीयक oocyte से पोलर बॉडी बन जाती है। तो टोटल पोलर बॉडी कितनी बनती है? 3। अन्य जंतु में तो कितनी पोलर बॉडी बनेगी? 3। और मानव में कितनी पोलर बॉडी बनती है? 2।
क्योंकि मानव में जो प्रथम पोलर बॉडी है इसमें विभाजन नहीं होता, इसलिए दो ही पोलर बॉडी बनते हैं। ठीक है, अब ये प्रक्रिया क्या होगी, अंडजनन। अब मैंने आपको बताया था उगोनिया जन्म से पहले बन जाते हैं, उगोनिया भ्रूणीय अवस्था में ही बन जाते हैं, और ये भ्रूणीय अवस्था में ही किसका निर्माण कर लेते हैं, प्राथमिक oocyte का निर्माण कर लेते हैं। इस प्राथमिक oocyte में भ्रूणीय अवस्था में मियोसिस फर्स्ट प्रारंभ तो हो जाता है लेकिन पूर्ण नहीं होता। पूर्ण नहीं होता तो किस अवस्था में रुकी रहती है, ये प्राथमिक oocyte किस अवस्था में रुका रहेगा, तो ध्यान रखना मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोइड अवस्था, डिप्लोइड अवस्था में रुका हुआ रहता है। ठीक है, अब जैसे ही क्या आ गई प्यूबर्टी या लैंगिक परिपक्वता आ गई, मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, पूर्ण होता है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट कैसा होगा, असमान। जैसे ही ये मियोसिस फर्स्ट पूर्ण होता है, द्वितीयक oocyte और प्रथम पोलर बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, ये द्वितीयक oocyte विभाजन प्रारंभ कर लेता है और किस अवस्था में रुक जाएगा, मेटाफेज सेकंड में, मेटाफेज सेकंड में रुक जाता है। अब ये कंप्लीट कब होगा, जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा। तो जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, और ये भी कैसा होता है, असमान। ठीक है, तो जैसे ही द्वितीयक oocyte में मियोसिस सेकंड होता है, एक तो क्या बनती है अंडकोशिका और एक क्या बनती है द्वितीयक पोलर बॉडी। लेकिन कब बनेगी, ये निषेचन के बाद। अन्यथा यदि निषेचन नहीं होता है तो अंडाणु द्वितीयक oocyte अवस्था में ही नष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, चीजें समझ में आई। मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब इसको एक बार आप पढ़ना आराम से बैठ करके, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, मानव के अलावा अन्य जंतु में ये प्रथम पोलर बॉडी विभाजित होती है और दो पोलर बॉडी का निर्माण करती है। क्लियर बात, धन्यवाद।